हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके लिए फिर मैं लेके आया हूँ लेबर लॉ के ऊपर एक नया वीडियो लेक्चर। आज हम देखेंगे इसका 19वां भाग लेबर लॉ के ऊपर। जहां एक तरफ ये 19वां वीडियो लेक्चर आप देखेंगे तो इन दिनों में औद्योगिक विवाद अधिनियम चल रहा है, उसके ऊपर 14वां वीडियो लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ मैं भरत कुमार जाजड़ा। शुरुआत करते हैं धारा 26 से। धारा 26 से लेकर 31 तक के ये जो प्रावधान है, ये जिस चैप्टर में आता है उसका नाम है पेनल्टीज, शास्तियां, दंड कह सकते हैं इसे। ये चैप्टर है, छठा चैप्टर है जिसमें केवल धारा 26 से लेकर 31 तक की इतनी ही धाराएं हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है और आज का टॉपिक इतना सा ही है। शुरुआत करते हैं धारा 26 से। अवैध हड़तालों और तालाबंदियों के लिए शास्ति। जो कर्मकार ऐसी हड़ताल जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है प्रारंभ करेगा, चालू रखेगा या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कोई कार्य करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 1 महीने तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 50 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। धारा 26 जो है उसकी उपधारा 1 हड़तालों को दंडनीय घोषित करती है और हड़ताल को करने वाला हमेशा कर्मकारी होगा, क्योंकि कर्मकारी करते हैं हड़ताल और मालिक लोग जो करते हैं वो हड़ताल उनकी तालाबंदी कहलाती है। तो निश्चित तौर पर ये कर्मकार से संबंधित प्रावधान है। कोई भी कर्मकार ऐसी हड़ताल करेगा जो कि अवैध है, अवैध हड़ताल करता है, चाहे ऐसी हड़ताल प्रारंभ करता है, चाहे चालू रखता है या उसे आगे बढ़ाने में कोई भी काम करता है, जो अवैध हड़ताल है उसको आगे बढ़ाने में किसी भी तरह से कोई भी वह काम करता है, तो ऐसी स्थिति में उस अवैध हड़ताल को करने के कारण उस मजदूर को, उस कर्मकार को 1 महीने तक का कारावास या 50 रुपए तक का अर्थदंड दिया जा सकता है या दोनों ही सजाएं उसे दी जा सकती है। धारा 26 की उपधारा 2 नियोजक से संबंधित है। तालाबंदी नियोजक ही करते हैं, तो उनसे संबंधित है। लॉकआउट्स के बारे में प्रावधान है। जो नियोजक ऐसी तालाबंदी जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है प्रारंभ करेगा, चालू रखेगा या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कोई कार्य करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 1 महीने तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। देखो, मालिक वर्ग अगर तालाबंदी कर लेते हैं, नियोजक एम्प्लॉयर जो है अगर वो तालाबंदी यानी कि लॉकआउट करता है, तो ऐसी स्थिति में मालिक वर्ग भी दोषी होगा। चाहे तालाबंदी अवैध तरीके से तालाबंदी प्रारंभ करता है, चालू रखता है या उसको आगे बढ़ाने में कोई भी काम करता है, तो उसे भी 1 महीने तक का कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकती है। 1 महीने की हड़ताल दोनों तरफ है। 1 महीने की अवैध हड़ताल के लिए भी सजा है, 1 महीने की सजा अवैध तालाबंदी के लिए भी है, लेकिन पेनल्टी में फर्क है। क्योंकि मजदूर के पास ज्यादा पैसा होता नहीं है, इसीलिए मजदूर के लिए 50 रुपए की पेनल्टी रखी गई है या दोनों है। लेकिन नियोजक वर्ग सक्षम वर्ग होता है, इसलिए उसके पेनल्टी जो है, अर्थदंड है, उसका ज्यादा रखा गया है और अर्थदंड ज्यादा रखते हुए नियोजक वर्ग का अर्थदंड 1000 रुपए का रखा गया है। इसलिए नियोजक अगर कोई अवैध तालाबंदी करते हैं, अवैध अनलॉफुल या कह सकते हैं इलीगल लॉकआउट करते हैं, तो उन्हें 1 महीने का कारावास या 1000 रुपए तक का अर्थदंड या दोनों सजाएं दी जा सकती है। और अवैध हड़ताल के लिए 1 महीने का कारावास या 50 रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती है। इसे आप ध्यान में रखें। अब देखते हैं धारा 27 उकसावे आदि के लिए शास्ति। जो व्यक्ति ऐसी हड़ताल या तालाबंदी में जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है भाग लेने के लिए दूसरों को उकसाएगा या उद्युक्त करेगा या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कोई कार्य करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 महीने तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। उकसावे के लिए दंड। उकसाना किस लिए? अवैध हड़ताल के लिए भी उकसा सकता है, अवैध तालाबंदी के लिए भी उकसा सकता है। और ऐसी हड़ताल या तालाबंदी जो अवैध है, वैध हड़ताल के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है तो वह दंडनीय नहीं है इस अधिनियम में। अवैध हड़ताल या अवैध तालाबंदी के लिए उकसाता है तो वह दंडनीय है, या उद्दीप्त करता है यानी भड़काता है।
या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कोई कार्य करता है, उस हड़ताल या तालाबंदी को आगे बढ़ाने में किसी तरह से कोई कार्य करता है, उसे 6 महीने तक का कारावास या 1,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती है। ध्यान रखना, हड़ताल और तालाबंदी दोनों अगर अवैध है, दोनों में से कोई भी, और उसके लिए अगर कोई उकसाता है, अवैध हड़ताल या अवैध तालाबंदी के लिए उकसाता है, उसके उद्दीप्त करता है, भड़काता है या आगे बढ़ाने में कोई काम करता है, तब सजा है 6 महीने तक का कारावास या 1,000 तक का जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती है। ऐसा धारा 27 में लिखा है। अब देखते हैं धारा 28। अवैध हड़तालों और तालाबंदियों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए शास्ति। जो व्यक्ति किसी अवैध हड़ताल या तालाबंदी को प्रत्यक्ष से अग्रसर करने में या उसके समर्थन में जानते हुए धन का व्यय या उपयोजन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 महीने तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। अवैध हड़ताल और तालाबंदी के लिए वित्तीय सहायता, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, और किसके लिए देता है? अवैध हड़ताल और अवैध तालाबंदी के लिए। वैध हड़ताल और वैध तालाबंदी के लिए अगर कोई वित्तीय सहायता देता है तो उसे दंडनीय घोषित नहीं किया। अवैध हड़ताल और अवैध तालाबंदी को अगर वित्तीय सहायता देता है तो उसे अवैध घोषित किया गया है, उसके लिए सजा का प्रावधान है। जो व्यक्ति ऐसी अवैध हड़ताल या तालाबंदी को चाहे तो सीधे तौर पर प्रत्यक्ष के सामने आकर या उसके समर्थन में जानते हुए धन का या तो खर्च करता है या उपयोजन करता है, कोई सहयोग करता है, किसी भी तरह से 6 महीने तक का कारावास या 1,000 तक का जुर्माना या दोनों सजाएं मिल सकती है। तो उकसाना जितना बड़ा अपराध है उतना ही बड़ा अपराध है वित्तीय सहायता देना। उकसाना जबान से भी हो सकता है और वित्तीय सहायता देकर भी उकसाया जा सकता है। तो इस तरह से दोनों मिलते जुलते अपराध है, इसलिए दोनों में सजाएं समान है। 6 महीने तक का कारावास या 1,000 तक का जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती है। धारा 27 और 28 में मिलते जुलते अपराध होने के कारण एक ही जैसी सजाएं रखी गई है। अब देखते हैं धारा 29। समझौते या अधिनिर्णय के भंग के लिए शास्ति। अगर कोई भी समझौता होता है पक्षकारों के बीच में या कोई अधिनिर्णय, कोई भी अवार्ड दिया गया है, अवार्ड कौन देता है? अवार्ड देते हैं या तो मध्यस्थ के द्वारा अगर कोई मामला सलटाया गया है और उसके अंदर कोई अवार्ड आया, सुलह अधिकारी के द्वारा अगर कोई मामले का हल किया गया, ये सभी अवार्ड कहलाता है। इसी तरह से अधिकरण के निर्णय भी अवार्ड कहलाएंगे। तो ये जो अवार्ड कहलाए हैं या कोई समझौते की कार्यवाही में कोई भी अंतिम फैसला हुआ है उसको कोई जानबूझ के भंग करता है, तब वो उसके लिए भी पेनल्टी का प्रावधान रखा गया है। जो व्यक्ति किसी ऐसे समझौते या अधिनिर्णय के जो इस अधिनियम के अधीन उस पर आबद्ध कर हो, समझौता कोई भी हो सकता है, सेटलमेंट ऑफिसर का हो सकता है, माध्यस्थम का हो सकता है या कोई ट्रिब्यूनल का अधिनिर्णय वह भी हो सकता है। जो भी इस तरह का अधिनिर्णय समझौता आबद्ध कर है, बाध्य कर है, किसी निबंधन का भंग करेगा, जो समझौता हुआ उसमें से किसी एक प्रावधान का भी भंग करेगा, पूरा करे तब भी वही सजा है और उसमें से किसी एक प्रावधान का भंग करना भी दंडनीय है। वह कारावास है जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, जहां की वह भंग चालू रहने वाला भंग हो, अतिरिक्त जुर्माने से भी लगाई जा सकती है। वहां उसको सजा क्या होगी? कारावास हो सकेगा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। जुर्माने की राशि तय नहीं की गई है, वो हम देखेंगे इसमें, इसी धारा के अंदर बाद में नियम बताए गए हैं कि जुर्माना कैसे होगा। इसी के साथ अगर अपराध ऐसा हो कि जो चालू रहने वाला अपराध यानी बार बार उसका भंग हो रहा है, बार बार भंग कैसे हो सकता है? उदाहरण दे, जैसे किसी कारखाने के लिए लिखा गया है किसी मजदूर को कि उसे हाजिर होना है लेकिन वो हाजिर हो नहीं रहा, तो हाजिर नहीं हो रहा, तो जब जब रोज रोज नहीं आता तो रोज रोज चालू रहने वाला अपराध है। लेकिन जब तक वो प्रतिदिन होगा तो प्रतिदिन के लिए अलग से सजाएं दी जा सकती है। ठीक है, तो इसे वापस देखिए। जो व्यक्ति किसी ऐसे समझौते या अधिनिर्णय के जो इस अधिनियम के अधीन उस पर आबद्ध करो किसी निबंधन का भंग करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। अगला भाग अभी देखते हैं। और जहां की भंग चालू रहने वाला भंग हो, चालू रहने वाला भंग का मैंने आपको उदाहरण दिया कि न्यायालय ने आदेश दिया ऐसा करना है लेकिन वो रोज भी नहीं करना, ना आज कर रहा, ना कल कर रहा, ना परसों कर रहा, चालू रहने वाला अपराध है। चालू रहने वाला भंग हो, अतिरिक्त जुर्माने से
उसे दंडनीय किया जा सकता है। जो प्रथम भंग के लिए दोष सिद्धि के पश्चात हर दिन के लिए जिसके दौरान चालू रहता है 200 रुपए तक का हो सकेगा, प्रतिदिन का 200 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है पहली बार गलती करने पर, दंडनीय हो गया। और यदि अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय अपराधी पर जुर्माना करे तो वह यह निर्देश दे सकेगा उसको प्राप्त कुल जुर्माना या उसका कोई भाग ऐसे व्यक्ति को जिसे उसकी राय में ऐसे भंग से क्षति हुई है प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा। 200 रुपए प्रतिदिन प्रति बार बार भंग करने के लिए तो होगा ही होगा। इसके अलावा अपराध का जो विचारण करने वाला न्यायालय है वो अपराधी पर जुर्माना लगाते समय यह भी देखेगा कि उसके न्यायालय के समझौते या अधिनिर्णय के भंग करने के कारण कितनी क्षति पहुंची है। जितनी क्षति पहुंची है उसको न्यायालय विचार करने के बाद में जितना उचित समझे उसमें से प्रतिकर के रूप में उस 200 रुपए की राशि में से वसूल कर लिया जाएगा। जो 200 रुपए का जुर्माना है वह लगा लिया जाएगा। ऐसे भंग से जो क्षति हुई है प्रतिकर के रूप में किसी दूसरे को भी दिया जा सकता है। जो पक्षकार क्षतिग्रस्त हुआ है, कौन सा पक्षकार क्षतिग्रस्त हुआ है? समझौते या अधिनिर्णय को भंग करने के कारण अगर किसी पक्षकार को क्षति हुई है तो एक तरफ तो 200 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी लगा ली जाएगी और दूसरे को प्रतिकर, दूसरे पक्षकार को प्रतिकर दिया जा सकता है। अब देखते हैं धारा 30, गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए शास्ति। जो व्यक्ति धारा 21 में निर्दिष्ट किसी जानकारी को उस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में जानबूझकर प्रकट करेगा वह उस व्यवसाय संघ या व्यष्टि कारोबार द्वारा या उसकी ओर से जिस पर प्रभाव पड़ा हो किए गए परिवाद पर कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। यहां सबसे पहले देखते हैं कि धारा 21 क्या है और गोपनीय जानकारी का उससे क्या संबंध है। धारा 30 लिखती है कि गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए शास्ति। जिस जानकारी को कॉन्फिडेंशियल दिया गया था उसको अगर कोई डिस्क्लोज कर देता है तब यह पेनल्टी लगती है। और धारा 21 में कौन आते हैं? धारा 21 में बताया गया कोई समझौता अधिकारी है, कोई माध्यस्थम अधिकारी है या कोई ट्रिब्यूनल का कोई ऑफिसर है या कोई लेबर न्यायालय जो लेबर कोर्ट है उसका कोई अधिकारी है, उसको कोई जानकारी कोई विचारण जांच के अनुक्रम में या किसी कार्यवाही के अनुक्रम में दी गई थी और जानकारी इस शर्त पर दी गई थी कि इस जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा और वह जानकारी ऐसी है जो न्यायालय की सुनवाई के लिए आवश्यक है इसीलिए दी जा रही है, वरना वह जानकारी प्रकट करने की है ही नहीं, इस तरह की बात है। और वह समझौता अधिकारी या माध्यस्थम अथवा अधिकरण का जो भी पीठासीन अधिकारी है वह अगर उस गोपनीय जानकारी को जानबूझकर प्रकट कर देगा वह उस व्यवसाय संघ या व्यष्टि या कारोबार द्वारा जो भी उसे प्राप्त की गई है वह उसे दे देगा। तो ऐसी स्थिति में उस अधिकारी को 6 महीने तक का कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती है। गोपनीयता भंग करने के लिए अधिकारी को भी सजा दी जा सकती है। धारा 30 क बिना सूचना दिए बंदी के लिए शास्ति। कोई नियोजक दो धारा 25 च क यानी कि सेक्शन 25 FFA के उपबंधों का अनुपालन किए बिना किसी उपक्रम को बंद कर देगा, यानी कि समुचित सरकार से अनुमति लेके एक प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही किसी उपक्रम को बंद किया जा सकता है। इस अनुमति को लिए बिना बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए अगर किसी उपक्रम को बंद कर देता है जिसे क्लोजर कहा गया है, बंद करेगा, वह 6 महीने तक का कारावास या 5000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। न्यायालय अगर चाहेगा, समुचित सरकार चाहेगी तो केवल उसे 6 महीने का कारावास दिया जा सकता है या केवल जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों सजाएं दी जा सकती है। ठीक है, अब देखते हैं धारा 31 अन्य अपराधों के लिए शास्ति। सबसे पहले इसकी देखते हैं धारा 31 की उपधारा 1। जो नियोजक धारा 33 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। धारा 33 के प्रावधान अब तक मैंने पढ़ा ही नहीं है, अगले वीडियो लेक्चर में आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा। यहां आपको सारांश बता देता हूं। धारा 33 कहती है कि जब एक बार कोई कार्यवाही लंबित है
अब वो लंबित कहीं भी हो सकती है, वो सुलह अधिकारी के पास हो सकती है, माध्यस्थन के पास हो सकती है, किसी बोर्ड के पास में हो सकती है, या किसी अधिकरण के पास हो सकती है। जब तक कार्यवाही लंबित है तब तक किसी मजदूर की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जिन सेवा शर्तों पर वह पहले काम कर रहा था वही होगा। उसमें फायदे की शर्तें तो लगाई जा सकती है जो मजदूर के फायदे की हो, लेकिन मजदूर के नुकसान का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से धारा 33 के उपबंध क्या है कि जब तक कोई कार्यवाही लंबित है, नियोजक मजदूर की सेवा शर्तों को कम करने वाला परिवर्तन नहीं कर सकता या मजदूर के नुकसान वाला परिवर्तन नहीं कर सकता। और नियोजक धारा 31 में लिखा हुआ है, अन्य अपराधों के लिए शास्ति में उपधारा 1, जो नियोजक धारा 33 के इन उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 6 महीने तक की हो सकेगी या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। अब देखते हैं उपधारा 2, जो कोई इस अधिनियम के या तद्दिन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा, वह यदि ऐसे उल्लंघन के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई अन्य शास्त्रीय अन्यत्र उपबंधित नहीं की गई है तो जुर्माने से जो 100 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। अगर कोई इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है और अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए इस अधिनियम में या अब तक जो हमने 26 से लेकर 31 तक जो दंड के प्रावधान देखे, जो पेनल्टीज देखी, उसके दायरे में कहीं नहीं आ रहा है ऐसा व्यक्ति, तब भी उसको इस अधिनियम के उल्लंघन के लिए, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए 100 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन यह तभी लगाया जाएगा जब उसके 26 से लेकर 31 तक के दायरे में वह कहीं फिट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा शास्तियों से संबंधित प्रावधान धारा 26 से लेकर 31 तक। इसी के साथ ही ये 19वां वीडियो लेक्चर जो लेबर लॉ के ऊपर बनाया और औद्योगिक विवाद अधिनियम के ऊपर जो 14वां वीडियो बनाया, ये यहीं समाप्त होता है। मैं भरत कुमार जाजड़ा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।